हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 4 मार्च 2021। 4 मार्च 2021 के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज को हम डिस्कस करेंगे। इनमें सभी आर्टिकल्स को हम देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट होंगे उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आफ्टर द ब्लैकआउट। जैसा कि अभी न्यूज़ आई थी कि जो महाराष्ट्र सरकार में महाराष्ट्र में अभी ब्लैकआउट हुआ था अक्टूबर 2020 में, यानी कि 12 अक्टूबर 2020 में। वो एक साइबर अटैक था जैसा माना जा रहा है और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि अब ये चाइना की तरफ से था। तो ये इस एक तरीके से ये माना जा सकता है कि एक साइबर अटैक जो था ये इंडिया के सिक्योरिटी सेल के सिक्योरिटी के लिए एक तरीके से उचित नहीं है। अब इस पे अगर हम और भी बात करें तो अभी कल ही न्यूज़ में था कि साइबर अटैक जो है वो स्पेस सेंटर जो है इंडिया के उस पर भी किया जा रहा है, वो भी चाइना द्वारा। तो ये इसमें कुछ एक ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं और इससे क्या रैंकिंग भी दी गई है कि नेशनल साइबर पावर इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है और पहले स्थान पर कौन है, टोटल कितनी कंट्रीज़ को लिया गया है, ये रिपोर्ट किसने पेश करी है और इसमें किन किन क्राइटेरियाज के तहत रिपोर्ट तैयार की जाती है। इन सभी बातों को हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल है हमारा फाइटिंग फॉर अ फुट होल्ड होल्ड यानी कि जो अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहे, एक तो कोरोना मरीज रहे, उसके बाद जो कामगार थे यानी मजदूर थे जो दूसरे राज्यों में के थे और महाराष्ट्र में या फिर आप देश के अलग अलग हिस्सों में मजदूरी के लिए गए थे, तो उनको क्या क्या दिक्कतें हुई, उन्होंने क्या क्या चीज़ फेस की। उसके बाद जो ये चीज़ें निकल कर आई लॉकडाउन में कि जितनी संख्या बताई जाती थी अभी तक मजदूरों की या फिर जो लेबर्स थे उनकी, उससे कहीं ज़्यादा उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने पलायन किया। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो उन्हीं से उसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि आर्टिकल है कि फिर नीति आयोग ने उसके लिए क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या कदम उठाने के सुझाव सरकार को दिए गए। उसके बाद सरकार ने इस पर किन किन कौन कौन सी समिति बनाई, क्या इम्प्लीमेंटेशन किए गए, इसमें किस तरीके से उनकी स्थिति सुधारने की बात की गई है और भी बहुत कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कि पियर्सिंग द इम्यूनिटी। अब इसमें एक आईपीएस हैं तमिलनाडु की, महिला आईपीएस हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि एक मेल अफसर द्वारा उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है। इस आर्टिकल के माध्यम से ये बताया गया है कि आज का जो समाज है, इतना शिक्षित होने के बावजूद, महिलाओं के इतना आगे आने के बावजूद और उसके बाद भी इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद भी उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया जा रहा है। अगर हम इस न्यूज़ को भी अगर 1 मिनट के लिए हम ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, तो भी हमें पता चलेगा कि अभी भी समाज में किस तरीके से विसंगतियां फैली हुई हैं। लोग महिलाओं को किस नज़र से देखते हैं, किस तरीके से असुरक्षित हैं महिलाएं। आप सिर्फ ये तो एक सरकारी तंत्र है, मान लीजिए कॉरपोरेट जगत में जिस तरीके से कई केसेस सामने आते हैं, कई बार मंत्रियों के नाम सामने आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम सामने आते हैं, तो ये सब एक तरीके से पूरी तरीके से असुरक्षित माहौल है महिलाओं के लिए। और इसमें जब इतना बड़ा अधिकारी शामिल हो सकता है तो आप सोचिए छोटे स्तर के जितने कर्मचारी महिलाएं हैं वो क्या क्या इस लाइफ में फेस करती होंगी, सोसाइटी में फेस करती होंगी। उसी पर लिखा गया है आर्टिकल, लेकिन हम इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद है टीच देम टू, इस आर्टिकल को हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पेज है हमारा आइडिया पेज। आइडिया पेज में 3 आर्टिकल हैं। तो पहला आर्टिकल है द डिजिटल मुजेल। इसमें जो जिस तरीके से भारत सरकार सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर नकेल कसने के लिए नियम ला रही है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, किस तरीके से जो गलत न्यूज़ होती है उसको फैलने से रोकने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है, उससे उसके लिए लिखा गया है आर्टिकल। इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से कुछ लोग इस पर आपत्ति उठा रहे हैं कि आर्टिकल 19 जो बोलने की आज़ादी देता है वो छीनी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग इसको गलत तरीके से बता रहे हैं। जैसा कि अभी कृषि आंदोलन को लेकर कई गलत अफवाहें उड़ाई गई। 26 जनवरी को जो उपद्रव हुआ वो उसका नतीजा भी यही था। इसमें भी अभी भी विदेश से भी, यानी कि आप बोल सकते हैं कि फॉरेन कंट्री से भी लोग कृषि आंदोलन में गलत बयानबाजी कर रहे हैं और उसे सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी फैलाया जा रहा है। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 में भी कई ऐसे पिक्स आप बोल सकते हैं, कई ऐसे पोस्ट जो भ्रमित करने वाले थे उनको फैलाया जा रहा था, उन्हें फॉरवर्ड किया जा रहा था।
उस पर ट्विटर या फिर जितने भी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। लोग फॉरवर्ड करते रहे, गलत सूचनाएं फैलती रहीं, उससे इन लोग को कोई मतलब नहीं हुआ। इस पर लिखा गया आर्टिकल, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस आर्टिकल को आप पढ़ें। दूसरा आर्टिकल है द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स। अभी हाल ही में एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें की गई हैं कि मदर लैंग्वेज यानी कि जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें भी अब छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। उनके लिए कोर्स चलाया जाएगा, जो एग्ज़ाम है वो अपनी भाषा में दे सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके लिए हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि शिक्षा को आगे आने के लिए विद्यार्थियों को हर लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन अगर वो अपनी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, अगर वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, तो उन्हें उसी में ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उसके बाद हमारा आर्टिकल है प्रेश्योर एंड पुशबैक। अब प्रेशर एंड पुशबैक, इसमें जो अमेरिका के साथ भारत की नीति है, जो फॉरेन नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या किस किस तरीके से और संबंध मजबूत हो सकते हैं। जो बाइडेन अब जो 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, उसमें कौन कौन से एग्रीमेंट हो सकते हैं, किस किस क्षेत्र में दोनों मिलकर साथ काम कर सकते हैं, चाइना के साथ संबंध क्या हो सकते हैं दोनों देशों के आपस में मिलने के बाद, और ये पार्टनरशिप किन किन क्षेत्रों में होगी, इन सभी पर लिखा गया है आर्टिकल। जिस तरीके से H1B वीज़ा को लेकर जो बाइडेन अभी असमंजस में है, आपने कल भी न्यूज़ में देखा होगा, जो दैनिक जागरण का डिस्कशन होता है उसमें बताया गया था। तो ये सब कुछ ऐसी न्यूज़ हैं जो भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत भी कर सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि H1B जो वीज़ा है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित भारतीय होंगे, क्योंकि भारतीयों की संख्या IT पेशेवरों के मामलों में अमेरिका में सबसे ज़्यादा है। तो ये आर्टिकल, इनमें से हम सिर्फ ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, और ये दो आर्टिकल जो हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आफ्टर द ब्लैकआउट। इस आर्टिकल में बताया गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक जो लास्ट वीक स्टेटमेंट दिया था कि पॉसिबल है कि जो लास्ट ईयर 12 अक्टूबर को, लास्ट ईयर जो 12 अक्टूबर को 2020 में जो महाराष्ट्र में ब्लैकआउट हुआ था, वो एक साइबर अटैक हो सकता है। और देखा जाए तो ये वार्निंग है इंडियन नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए कि आगे से मतलब एक आर्टिकल के तहत ये बताया गया था कि ये एक जो थ्रेट हो सकता है कि किस तरीके से दूसरा देश साइबर अटैक कर सकता है, एक ब्लैकआउट के लिए भी। आगे इस आर्टिकल में बताया गया है कि US एजेंसी ने इंडियन अथॉरिटीज़ को पहले ही बता दिया था कि ऐसी कोई घटना हो सकती है, और ये तब हुआ था जब इंडिया चाइना की टेंशन काफ़ी पीक पर थी, और ये जो ब्रेकडाउन हुआ था ये एक चेतावनी बीजिंग की तरफ से मानी जा सकती है। चाइना ठीक उसी तरीके से हर हद को पार करके साइबर अटैक कर सकता है। हालांकि भारत सरकार ने इस बात को नकार दिया है कि मुंबई, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर लिखा गया है कि भारत सरकार ने इस चीज़ को नकार दिया है कि चाइना द्वारा, इस बीजिंग द्वारा ये अटैक किया गया था, साइबर अटैक किया था। और सही मायने में देखा जाए तो 1 मिनट के लिए अगर हम मान लें कि ये अटैक था, साइबर अटैक था, तो ये एक तरीके से वीक पोर्शन माना जा सकता है इंडिया का कि आप साइबर अटैक अगर कह सकते हैं ब्लैकआउट में के लिए किया जा सकता है, तो फिर और भी क्षेत्रों में किया जा सकता है। अगर नेशनल साइबर, देखिए यहाँ पर लिखा गया है नेशनल साइबर पावर इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 30 देशों में 21वीं है। आप सोच सकते हैं कि अब किस हद तक ये मजबूत नहीं है भारत इस क्षेत्र में। सबसे पहले स्थान पर चाइना है, उसके बाद नीदरलैंड, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, इन सब देशों का नंबर आता है। और इंडिया के साथ 13 ऐसे और भी देश हैं जो साइबर अटैक्स के मामले में बहुत वीक हैं, यानी कि अगर उन पर साइबर हमला होता है तो वो उससे अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। आगे आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर भारत अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करता है तो अपने कई तरीके से इसमें सुरक्षा कर सकता है। आपने देखा होगा कई बार बैंकों पे साइबर अटैक होता है, सिक्योरिटी के जो आर्मीज़ की वेबसाइट्स होती हैं उस पर अटैक किया जाता है। तो ये कुछ तंत्र हैं जो अब इनको अभी और मजबूत करने की आवश्यकता है।
आर्टिकल में ये भी बताया गया है कि किस तरीके से कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर जैसे विभिन्न सरकारी संगठन गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन के हैकरों के हमलों और कोशिशों पर लगातार नजर रख रहे हैं। अगर विशेषज्ञों के ने बताया है कि एक साल के दौरान चीन से हैकिंग की कोशिशें और बढ़ गई हैं। गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी उसमें भारत द्वारा चीन के जिस तरीके से ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए थे, 100 से ज़्यादा ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए थे, उसके बाद ये तेजी देखने को मिली है। भारत में कोरोना वैक्सीन वाले वितरण करने वाली दो कंपनियां भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आईटी सिस्टम को चीन के हैकरों ने निशाना बनाया। ये न्यूज़ भी आपको दैनिक जागरण का जो एडिटोरियल पेज होता है उसमें बताया गया था। आईटी सिस्टम को चीन के हैकरों ने कई बार निशाना बनाया। एपिड 10 जिसे स्टोन पांडा के नाम से भी जाना जाता है, उसकी तरफ से इन कंपनियों के डाटा चुराने की कोशिश की गई थी। CERT-IAN द्वारा इस हमले की जांच की जा रही है। इसके अलावा तेलंगाना बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी दावा किया है कि CERT-IAN ने उन्हें चीनी मालवेयर को लेकर सतर्क किया था, जो विभाग के साइबर सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि चीनी जो हैकर्स हैं वो किस तरीके से हावी हैं। मतलब एक देखा जाए, अगर एवरेज की बात करी जाए तो वो लगभग हर मिनट में कोशिश करते होंगे कि किस तरीके से इंडिया के सिस्टम को, या आप कह सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम को, और भी जितने भी सिस्टम हैं उनको हैक किया जाए। लेकिन अभी तक उसमें वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए हैं। पिछले आज से 1-1.5 साल पहले आपने देखा होगा कि SBI के कई अकाउंट को हैक किया गया था। उसके बाद SBI ने उनसे पासवर्ड और काफ़ी कुछ चेंज करने के लिए बोला था। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा फाइटिंग फॉर ए फुटहोल्ड। इस आर्टिकल को लिखा है रवि श्रीवास्तव ने, और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जिस तरीके से लास्ट ईयर लॉकडाउन लगाया गया था, लाखों प्रवासी जब लॉकडाउन लगाया गया था तब लाखों प्रवासियों की जो स्थिति है उनकी दशा सामने आई थी, उनके परिणाम, जोखिम और उनकी अर्थव्यवस्था में क्या क्या भूमिका है, उनके लिए जागरूकता पैदा हुई और लोगों ने जानने की कोशिश की कि उनकी स्थिति क्या है। सबसे जो उत्साहजनक बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नीति आयोग ने। नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक निजी दस्तावेज बनाने की बात की, जिसमें अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को भी शामिल किया जाएगा, ऐसा बोला गया। इसमें कई चीज़ें ऐसी बोली। नीति आयोग ने इस नीति को प्रारूपित करने के लिए जिम्मेदारी ली, क्योंकि उसके लिए अंतर क्षेत्रीय और क्षेत्रीय मंत्रालयों को भी शामिल, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट से भी कहा गया कि आप भी वो आंकड़े जुटाइए कि आपके पास कितने ऐसे कामगार हैं, कितने ऐसे लेबर हैं, कितने मजदूर हैं जिनके आंकड़े आपके पास स्वयं नहीं है, तो आप भारत सरकार को कैसे देंगे। क्योंकि ये जो आंकड़े होते हैं वो राज्य सरकार ही या स्थानीय सरकारें या जो पार्षद होते हैं, जो पंचायतें होती हैं, वो बताते हैं कि हमारे यहाँ से अमुक व्यक्ति बाहर मजदूरी के लिए गया है। जो मसौदा नीति प्रवासी श्रमिकों, जो देखिए ड्राफ्ट पॉलिसी जो है, जो मसौदा नीति वो प्रवासी श्रमिकों के परिणाम और भूमिका की समस्याओं को और उनकी कमजोरियों को पहचानने के लिए बनाया गया था, और उनसे जितना उनके हितों के लिए किया जा सकता है उसके तहत इस में नीति आयोग ने जिम्मेदारी ली थी कि हम जितना ज़्यादा उनके लिए काम कर सकेंगे उतना बेहतर होगा। आर्थिक, सामाजिक, मानवाधिकार, संपत्ति, मानसिक और जितनी भी नीतियां उनके लिए हो सकती हैं उनको फॉरेन पॉलिसी लेंस के तहत, यानी कि और देशों में किस तरीके से उनको हैंडल किया जाता है, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं की जाती हैं, ऐसा बोलकर नीति आयोग ने एक समिति बनाई और उसका गठन किया कि किस तरीके से इनकी स्थिति को सुधारा जा सके। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत उनमें सुधार किया जाए। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो दस्तावेज में यही बताया गया कि जो प्रवासी भारतीय हैं जो पलायन करके दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में भूमिका क्या है। वो लगभग देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद में उनकी 10% हिस्सेदारी है। सकल घरेलू उत्पाद में उनकी लगभग 10% हिस्सेदारी को बताया गया है। लेकिन ये भी साथ में बताया गया है कि जो डाटा है इस समय भारत सरकार के पास, संख्या उससे कहीं ज़्यादा है मजदूरों की, क्योंकि वो सिर्फ अपना देते हैं डाटा। अगर घर का एक जो मालिक होता है, यानी वो मजदूरी कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना डाटा देता है। अपने उस साथ वो अपनी उसकी जो वाइफ होती है वो लेबरी कर रही होती है, वो आंकड़े नहीं देता, उसके बच्चे कर रहे होते हैं। ये सब आंकड़े अभी भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। अब इसमें आगे आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो प्रवासी मजदूरों की क्षमताएं हैं वो काफ़ी कमज़ोर है।
चीज़ों में वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ना तो राजनीतिक तौर पर कोई उनकी सुध लेता है, ना सामाजिक तौर पर उनकी सुध ली जाती है। वो व्यवस्था के आगे अपने आप को घुटने टेक देते हैं। कई बार उनके हितों की बात करी जाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कई बार उनकी मदद की बात की जाती है, उनके सामूहिक आवाज़ उठाने की बात की जाती है, श्रम अधिकारों की बात की जाती है, लेकिन किसी भी तरीके से वो समाज में वो स्थान नहीं पाते हैं जिस तरीके से उनको, यानी वो मजदूरी जरूर करते हैं, लेकिन एक उनकी निश्चित आय होनी चाहिए। सरकार द्वारा निश्चित आय तय की गई है, तब भी उन्हें कम वेतन पर रखा जाता है, उनका शोषण किया जाता है। आर्टिकल में ये बताया गया है। आगे ये बताया गया है कि ये सब जो मुद्दे बताए जा रहे हैं, इस पे हित तो इनका होना चाहिए, लेकिन जो सरकार है वो सामुदायिक आधारित संगठन बना देती है। ट्रेड यूनियन भी कई इसमें हैं, बहुपक्षीय संगठन भी होते हैं जो उनके हितों के लिए उनके साथ खड़े होने की बात करते हैं, शामिल होते हैं, लेकिन तब भी उनकी स्थिति वैसी की वैसी ही रहती है। इसमें से कई पहले की सिफारिशें भी हैं, आयोग के सामने पेश आई हैं, जिन पर अभी तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है। दिशा निर्देशों के साथ की अगर बात करें तो प्रवासन, ये आप बोल सकते हैं, जो दूसरे राज्यों में जाते हैं मजदूरी के लिए, 2017 पर उनके लिए एक श्रम मंत्रालय ने एक नोडल मंत्री भी नियुक्त किया था कि इनकी स्थिति के बारे में ठीक से बताया जाए। लेकिन आप कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र की लड़ाई के बीच उनकी स्थिति जस की तस बनी रहती है। विशेष रूप से प्रवासी मजदूर जो जाते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार के लोग जाते हैं, उनके तो आंकड़े ही उपलब्ध नहीं हैं। और इस समय तो वैसे भी महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में ठनी हुई है, तो लॉकडाउन के बाद जो भी गिनती थी, उनकी स्थिति थी, वो जस की तस बनी हुई है। आगे आर्टिकल में लिखा गया है कि जब प्रस्तावों में कई गंभीर विचार विमर्श, वितरण और संशोधन की आवश्यकता होती है। नीति दस्तावेज सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सरकार द्वारा सृजित एवं महत्वपूर्ण कदम के तहत प्रवासी श्रमिकों को एवं उनके परिवार को जो संभव कोशिश की जानी चाहिए मदद की दूसरे राज्यों में, वो उन्हें नहीं मिल पाती है। 1991 1991 में अगर ग्रामीण श्रम आयोग ने तर्क दिया था कि असमान विकास श्रम प्रवास का मुख्य कारण है, यानी कि जो अलग अलग तरीके से लोग रहते हैं, उनके रहन सहन जो अलग होते हैं, वो श्रम प्रवास का अलग एक मुख्य कारण माना जा सकता है। ये मसौदा स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त भी किया गया, लोगों ने भी इसे माना, भारत सरकार भी इसको मान रही थी। पिछले 3 दशकों में विकास और असमानताओं में और उनसे ये दूर होते रहे, यानी कि विकास की जो मेन लाइन होती है उससे ये दूर होते गए और असमानता भी बढ़ती गई। आपने देखा होगा कि सरकार द्वारा कई पॉलिसीज इनके लिए चलाई गई, लेकिन लाभ मिला, लेकिन वो कागजी तौर पर लाभ मिला। मनरेगा जैसी स्कीम चलाई गई, लेकिन अब मनरेगा जो स्कीम थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका पूरा लाभ इनको नहीं मिल पाया। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि अगर इनकी स्थिति को सुधारना है, मानव अधिकार के तहत इनको मुख्य धारा में लाना है, जिसके लिए भारत सरकार बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रही है। उसके लिए उत्पादकता और एजेंसियों को भी मजबूत होना पड़ेगा। राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग में इनके न्यूनतम स्तर को ऊपर लाने के लिए कई निर्णय लेने पड़ेंगे। सिफारिशों जो आयोग सिफारिशें देता है उसको मानना पड़ेगा। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आगे आकर भारत सरकार को और लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। 2006 में की रिपोर्ट में दिखाया गया था कि इनका न्यूनतम स्तर जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, आर्थिक रूप से इनको आगे बढ़ाना और किस तरीके से इनको सुरक्षा कार्ड जारी करना, ये सब 2006 में ये सब बताया गया था। लेकिन वही है कि रिपोर्ट रह जाती हैं, कई चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। अब अगर इनकी स्थिति की बात करें, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आप कह सकते हैं कि जो ठेकेदार होते हैं वो बोल के तो लाते हैं कि आपको ज़्यादा पेमेंट दी जाएगी, लेकिन होता क्या है कि इनको उस तरीके से पूरी पेमेंट नहीं दी जाती है। और दुर्बलता, अनिश्चितता और ठेकेदारों की भूमिका, इनका पढ़ा लिखा ना होना सबसे बड़ा कारण होता है इनकी इस स्थिति का। अगर संक्षेप में बात की जाए तो इनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए भारत सरकार को ही अब कोई कठोर कानून बनाना होगा। जिस तरीके से नीति आयोग सिफारिशें कर रहा है, लॉकडाउन में देखने को मिला कि इनकी स्थिति क्या है, इसमें अब भारत सरकार को बहुत ही सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है कि इनका किसी तरीके से शोषण ना हो सके। जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद इनको इनकी मंथली इनकम जो थी, मंथली आय थी, वो भी नहीं दी गई और इन्हें ऐसे ही वापस भेज दिया गया। ये भूखों प्यासे अपने गाँव को वापस जाने के लिए मजबूर हुए। लेकिन अब भारत सरकार भी इसमें थोड़ी सी
चैतन्य हुई है और उनका मानना है कि ऐसे अब आंकड़े इकट्ठे किए जाएं कि कौन मजदूर कहाँ पर मजदूरी के लिए जा रहा है और किस कहाँ काम कर रहा है, उसका वेतन क्या है, उनको परमानेंट वेतन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, स्थिति क्या है उनकी, सामाजिक मतलब उनको सुविधाएं वो मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं स्वास्थ्य रूप से। ये सभी बातें भारत सरकार को आगे आने वाले समय में देखना होगा और इसके लिए कानून भी बनाना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो आइडिया पेज का है, द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स। देखिए ये आर्टिकल लिखा है रमाकांत अग्निहोत्री ने और इसमें इन्होंने बताया है कि अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, उसमें आश्चर्य ये नहीं होना चाहिए कि जिस तरीके से अब होम जो मदर टंग होती है उसमें शिक्षा देने की बात कही जा रही है। शिक्षा नीति को स्थानीय भाषा के साथ क्षेत्रीय भाषा में भी अब महत्वपूर्ण माना जाएगा, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी जो स्टूडेंट हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक तरफ अभी तक सिर्फ इंग्लिश को महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे कानून बने कि लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ पाते थे, लेकिन अब जो सरकार आई है उसने इसमें खास तौर पर बिंदुओं को रखा है। जो नई शिक्षा नीति आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 जो आई है, उसमें खास तौर पर इस पर जोर दिया गया है कि जो जिस लैंग्वेज में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है वो कर सकता है। अगर हम इसमें आगे बात करें कि यूनेस्को की 1953 में जो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि यूनेस्को 1953 में मातृभाषा के उपयोग पर उन्होंने कुछ घोषणा की थी और कुछ स्टेटमेंट दिए थे कि आवश्यक नहीं है कि छात्रों को हर छात्र एक ही भाषा में शिक्षा ग्रहण करे, वो अगर चाहे तो अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है ताकि वो विकास यात्रा, इसमें भी आर्टिकल में लिखा गया है कि वो विकास यात्रा में एक तरीके से जुड़ सके। ये कोई इशू ना हो कि वो इंग्लिश में ही सीखे, वो हिंदी में ही सीखे, तमिल में सीखे, बांग्ला में सीखे, भोजपुरी में सीखे, ऐसा कुछ नहीं। वो जिस भाषा में सीखना चाहता है वो सीख सके। और इस किसी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए कि औपनिवेशिक के बाद भी जो चीज़ें बदली हैं, कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें एक जो कमीशन बनाया गया था उसमें रिपोर्ट आई है कि इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट है उनका विकास ज़्यादा होगा, उनका सोचने और समझने की क्षमता ज़्यादा होगी, उनका इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा होगा। हम लगातार दो तथ्यों को पहचानने में विफल रहे हैं। एक, कोई भी क्लासरूम मोनोलिंगुअली नहीं है, और दूसरा, लोग केवल उन्हीं भाषाओं को सीखते हैं जिनमें उन्हें आराम होता है। यानी कि देखिए बच्चों के ऊपर ये बात नहीं थोपी जानी चाहिए कि आप, जैसे कि आजकल काफ़ी प्रचलन में इंग्लिश है, आप जाइए तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम काफ़ी सुनने को मिलता है। आप देखिए तो जो अच्छे जो स्टैंडर्ड स्कूल होते हैं वहाँ पर इंग्लिश में ही सिखाया जाता है। अब अगर कोई बच्चा कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश को सीखने में तो उस पर दबाव ना बनाया जाए। दूसरी बात में यही कहा गया है कि वो अपनी मदर टंग लैंग्वेज में सीख सकता है, हिंदी में सीख सकता है। तो दक्षिण भारत के कई लोग हिंदी सीखते भी हैं। आप सोचिए उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है वो तमिल है, लेकिन वो हिंदी सीखना चाहते हैं, तो इसका प्रोत्साहन करना चाहिए उनको। जैसे मान लीजिए आपने SSC की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, आपका सिलेक्शन हुआ और आपकी ज्वाइनिंग हुई गुजरात में, तो जो तमिल स्टूडेंट है तो क्या वो हिंदी नहीं सीखेगा या फिर वो तमिल बोलना छोड़ देगा? तो इन्हीं सब बातों पर ये आर्टिकल लिखा गया है कि किसी को भी किसी के लिए किसी भी लैंग्वेज के लिए दबाव ना बनाया जाना नहीं चाहिए। अगर तमिल वाला हिंदी सीखना चाहता है तो उसे हिंदी सीखने दिया जाए, और अगर हिंदी भाषी छात्र तमिल सीखना चाहता है तो उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। और कुछ पॉइंट्स हैं वो आप अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी इसमें आर्टिकल में और कुछ ऐसा नहीं है, इसमें यही फोकस किया गया था कि स्थानीय भाषा में भी अब क्लासरूम में क्लासेस दी जाएं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।